हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था डिमांड का कंसेप्ट क्या होता है, मीनिंग, और इसके अलावा मैंने आपको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने डिमांड और डिमांड कर्व का शेड्यूल और डायग्राम समझा था, और पार्ट नंबर 3 में तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का समझा था, लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी है वो भी देख लेना। आज हम इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और पार्ट नंबर 4 के अंदर हम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड के बारे में आज सारी चीज़ें समझ लेंगे। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, ठीक है, मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा मार्केट डिमांड का शेड्यूल हम लोग समझ लेंगे, मार्केट डिमांड का कर्व भी हम लोग आज की क्लास में समझ लेंगे, ठीक है। और बस ये टॉपिक्स आज की क्लास में है। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट डिमांड। सबसे पहले तो डिमांड मैंने आपको बताया था 2 तरीके की है। डिमांड है 2 तरीके की, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। अब मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, एक मार्केट के अंदर खरीदने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके नियर बाय एक मार्केट है, गांधी मार्केट। तो वहाँ से हज़ारों लोग कम से कम सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ जो अपनी नीड्स वांट्स को पूरा करने के लिए मैं मार्केट से गुड्स और सर्विसेज परचेज करता हूँ। तो सिर्फ जो मेरी डिमांड होगी वो एक इंडिविजुअल डिमांड है, लेकिन मेरी तरह जो 1000 लोग वहाँ पर खरीद रहे हैं उन सबकी डिमांड को अगर सम कर दिया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड और कुछ नहीं होती बल्कि इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड। सारे इंडिविजुअल बायर की डिमांड को अगर मार्केट में सम कर दिया जाए तो मार्केट डिमांड कहलाता है। मीनिंग क्या है? रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर वर्ड याद रखना है, ऑल कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस गिवन अ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि सारे बायर जितना भी मार्केट के अंदर परचेज करते हैं अपनी विलिंग और अपने एबल के साथ गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर, उसी को हम लोग कह देते हैं मार्केट डिमांड। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने का काम करते हैं? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी है कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से रीजन थे। इंडिविजुअल डिमांड को हमने पढ़ा था, वहां पर प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं। हमने पढ़ा इनकम ऑफ कंज्यूमर सेम मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करता है। टेस्ट, प्रीफरेंस और फैशन ये भी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। वेदर मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है, ठीक है। कितने मार्केट में कंज्यूमर है, कंज्यूमर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये भी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। तो जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते थे वो तो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा 1-2 पॉइंट बस एक्स्ट्रा है, वो हमने अच्छे से समझने हैं। सबसे पहले प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। अगर मार्केट में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो बहुत लॉजिक है, इंडिविजुअल डिमांड में भी था। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स 2 तरीके का होता है, बताया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इसके अलावा सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से भी डिमांड पर फर्क पड़ता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, मैंने बताया था कि कंज्यूमर के जो इनकम होती है वो 2 तरीके से डिमांड को इफेक्ट करती है। अब ये देखना नॉर्मल गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है। तो सेम मार्केट डिमांड को कंज्यूमर की इनकम भी इफेक्ट करती है। टेस्ट एंड प्रीफरेंस चेंज होने से भी मार्केट की डिमांड चेंज होती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन अ फ्यूचर, अगर फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस मार्केट में बढ़ने वाला है तो अभी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस मार्केट में कम होने वाला है तो अभी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप पार्ट नंबर 1 देख लो जहां मैंने इंडिविजुअल डिमांड समझाया था। तो इंडिविजुअल डिमांड को जो अफेक्ट करता है सेम वही चीज मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करता है। बस अगला जो है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पहले आ जाता है मार्केट का साइज। देखो, अगर मार्केट का साइज बहुत ही ज्यादा ग्रो है, मार्केट साइज बहुत ही बड़ा है, तो जाहिर सी बात है बड़ी मार्केट है तो कस्टमर ज्यादा विजिट करेंगे, बहुत सारी क्वांटिटी में कंज्यूमर विजिट करेंगे, तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है तो वहां पर आसपास के लोग और जो लिमिटेड कंज्यूमर है वही विजिट करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट की डिमांड हमेशा कम मिलेगी। तो मार्केट में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड बढ़ जाती है, पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। इसी तरीके से कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन, अगर मार्केट के अंदर फीमेल्स ज्यादा है, मार्केट में जो लोग मार्केट में आ रहे हैं उनमें फीमेल्स की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर फीमेल्स की चीजें ही मार्केट में ज्यादा बिकेंगी। अगर मेल ज्यादा वहां पे विजिट करते तो मेल, अगर वहां पर ज्यादा बच्चों की संख्या है, मार्केट में जो विजिट कर रहे हैं ज्यादातर बच्चों की संख्या है, तो फिर वहां पर बच्चों की जो चीजें होंगी मार्केट में वही बिकेंगी। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन के अंदर मेन है, विमेन है या फिर बच्चे हैं, उसके हिसाब से भी डिमांड क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर यही चीज लिखी है, एक बार आपको पढ़ना होगा। अगले नंबर पे
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? देखो, अगर किसी कंट्री के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं सबकी इनकम इक्वल है, आपको बस एक बात याद रखनी है, अगर मार्केट के आसपास जितने लोग रहते हैं अगर उन सब की इनकम इक्वल है, यानी कि एक ही क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग सारे हैं, तो वहाँ पर हमेशा डिमांड ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर इनकम अनइक्वल है, तो कुछ लोग मार्केट में बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब है, तो मार्केट में हमेशा डिमांड कम मिलेगी। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अगर मार्केट के आसपास रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, तो वो अमीर लोग क्या होते हैं, बहुत ही कम चीज़ों की डिमांड करते हैं और चुनिंदा चीज़ों की डिमांड करते हैं, लग्जरी चीज़ों की, तो ऐसी मार्केट में हमेशा डिमांड कम मिलेगी। और अगर मार्केट के आसपास रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो यार वो थोड़ी सी डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो डिमांड कर ही नहीं सकते, तो वो इन्फीरियर चीज़ों की डिमांड करते हैं और बहुत ही कम लेवल पे करते हैं। सेम अगर मार्केट के अंदर ना ज़्यादा बहुत अमीर है और ना ज़्यादा बहुत गरीब लोग हैं, तो ऐसी मार्केट के अंदर हमेशा और हमेशा डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई मिलती है। तो आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो मार्केट में डिमांड हाई होगी, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो मार्केट में डिमांड कम होगी। अगर इनकम मार्केट में बहुत ही हाई इनकम वाले लोग मार्केट में रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, तो मार्केट की डिमांड कम। अगर मार्केट में बहुत ही पुअर लोग रहते हैं तो भी मार्केट की डिमांड कम। अगर मार्केट में ना ज़्यादा रिच है ना ज़्यादा पुअर है तो मार्केट की डिमांड हमेशा हमेशा हाई मिलेगी। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं शेड्यूल ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल पे आ जाते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या, हमने वहां पर पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या है कि एक बंदा किसी पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग प्राइस पर कितनी डिमांड कर रहा है उसे हम लोग कह देते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड है। अगर मार्केट के अंदर मैं मान लेता हूँ, अभी जैसे हमने शेड्यूल बनाया ना, मैं मान लेता हूँ कि किसी मार्केट के अंदर परचेस करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, ठीक है, सिर्फ एक का नाम ए और एक का नाम बी है। आप चाहो तो शेड्यूल आगे ही बना सकते हो। मान लो मार्केट में परचेस करने वाले 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6, जितना आपको करने आप कर सकते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर प्राइस है, एक मार्केट के अंदर डिमांड करने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, एक कंज्यूमर ए है और एक कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर बी है। अब जरा समझेंगे, आपने क्या करना है कि ध्यान रखना है कि आप प्राइस बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो। यहाँ पर जैसे कि प्राइस को बढ़ाया गया है, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड सबकी कम होगी। अगर यहाँ पर प्राइस कम हो रहा होता तो सबकी डिमांड बढ़ रही होती। आपको क्या ध्यान रखना है कि प्राइस हम बढ़ा रहे हैं। अब प्राइस बढ़ा रहे हैं, अपनी मर्जी से ले लो ना नंबर, इनने 1 2 3 4 लिया है, आप 10 11 12 ले लो, 100 200 300 ले लो, मतलब जो आपको नंबर समझ में आता है वो नंबर लो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइस अगर आप बढ़ा रहे हो तो सबकी डिमांड कम कर देना, और प्राइस कम करोगे तो सबकी डिमांड बढ़ा देना। जैसे इसने यहाँ पर क्या करा है कि प्राइस बढ़ाया, तो इसने देखो सबकी डिमांड कम कर दी। कोई भी स्पेसिफिक नंबर ले लो, सबकी डिमांड कम कर दो। यहाँ पर 100 ले सकते थे, 8 कर सकते थे, 7 कर सकते थे, 5 कर सकते थे। यहाँ पर आप 90 ले सकते थे। मतलब कोई भी नंबर लेकर आप जैसे प्राइस को बढ़ा रहे हो तो कोई भी नंबर लो और फिर उसको कम करते हुए चले जाओ, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। फिर मार्केट डिमांड निकालना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों का सम कर दो। जैसे इसका 4 है और 5 है तो ये आ गया 9, ठीक है। इसका 3 है और 4 है तो फिर कितना हो गया 7। इसी को हम लोग कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। आप अपने हिसाब से 3 कंज्यूमर ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, ठीक है, ए बी सी ऐसे नाम दे दो, ठीक है, और सबको जोड़कर मार्केट डिमांड निकाल दो। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक बार डेफिनेशन पे चले जाते हैं कि एग्जाम में अगर इसकी डेफिनेशन आ गई तो हम कैसे करेंगे। इट रेफर टू अ टैबुलर स्टेटमेंट। ये एक ऐसी टेबल होती है जो शो करती है क्या, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहता है मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में कि ये एक टैबुलर स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक ऐसी टेबल होती है जो डिफरेंट कंज्यूमर की दिखाता है कि वो अलग अलग प्राइस पर कितना, अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है जो वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को शो करता है दैट ऑल कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अलग अलग कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पर कितना खरीदने के लिए तैयार है, उन सब का अगर सम कर दिया जाए तो मार्केट डिमांड बन जाती है, ठीक है। तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है। अब आ जाता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व की क्या डेफिनेशन बताई गई, मार्केट डिमांड कर्व की क्या डेफिनेशन बताई गई, एक बार समझना। कह रहा मीनिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, मतलब कि एक ड्राइंग है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, मार्केट डिमांड शेड्यूल का। जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मार्केट डिमांड कर्व कह देते हैं।
आपने कुछ नहीं करना, डाटा ले लेना है। आपको पता है यहाँ पर डिमांड आता है और यहाँ पर क्या आता है, प्राइस। तो यहाँ पर से आप ए का डाटा ले सकते हो, ए का जो भी डाटा है, जैसे प्राइस जब 1 है तो डिमांड 4 है, प्राइस 2 है तो फिर ये 3 है। इस तरीके से आप इसका कर्व तो बना ही सकते हो। ये ए का कर्व बन गया, ये बी का कर्व बन गया, और फिर हमने यहाँ पे क्या करा, ए प्लस बी, ये मार्केट डिमांड का कर्व बन गया। अगर आपने रफ हैंड बनाना है, ये सब नहीं बनाना, डाटा नहीं लेना, डाटा कौन लेता है यार एग्जाम के अंदर, इतना किसके पास टाइम होता है। अगर मार्केट डिमांड कर्व बनाने के लिए आ गया तो आप सिंपल यहाँ पर लिखना डिमांड, यहाँ लिखना प्राइस, यहाँ लिखना 0, यहाँ एक्स और यहाँ वाई। सबसे पहले आप मान लेना 3 कंज्यूमर है, तो ये हो गया कंज्यूमर ए, यहाँ पर लिख लेना इंडिविजुअल डिमांड। फिर हो गया हमारा कंज्यूमर बी, यहाँ पर भी लिख लेना इंडिविजुअल डिमांड। फिर लिख लेना कंज्यूमर सी, है ना, फिर ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड। और फिर एक इस तरीके से ऐसे करके बना देना, ठीक है। थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, इसको ऐसे करके बना देना। यहाँ पे लिख देना ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में लिख देना मार्केट डिमांड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रफ हैंड बनाना चाहो तो ऐसे भी एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है, एग्जामिनर नंबर दे देता है। तो या तो आप डाटा से बना लो या फिर आप इसे क्या करो, रफ हैंड ड्रॉ कर लो मार्केट डिमांड, तब भी आपका बन गया। तो आज की क्लास के अंदर मार्केट डिमांड की मीनिंग, मार्केट डिमांड के फैक्टर्स, मार्केट डिमांड का शेड्यूल और मार्केट डिमांड का डायग्राम आज की क्लास के अंदर हमने खत्म कर दिया है। बच्चों अगली क्लास के अंदर एक नया टॉपिक इसका हम स्टार्ट करेंगे।